सोललैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि ये शिंगलान की स्टार गॉड स्वॉर्ड और तलवार के साथ एकात्म की शुद्ध तकनीक ने तांग वुलिन को पूरी तरह दबाव में डाल दिया, यहाँ तक कि उसका ब्लू सिल्वर ग्रास भी टूटने लगा। फिर भी ड्रैगन रक्त रेखा, पर्पल डेमन आइज और तीक्ष्ण संवेदना के सहारे तांग वुलिन ने डटकर सामना किया और दोनों की टक्कर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस क्षण तांग वुलिन को वू झांगकोंग के प्रति एक नई समझ और सम्मान का अनुभव हुआ। स्टार गॉड स्वॉर्ड की आक्रमण शैली वू झांगकोंग की फ्रॉस्ट स्कार से बेहद मिलती जुलती थी। उसकी भयानक तलवार तकनीक का सामना करते हुए तांग वुलिन पहले से जानता था कि उसे कैसे जवाब देना है। उसके सामने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक चमकदार लता उगाई जिस पर सुनहरी शल्क जड़े थे। वो लता तलवार की पूरी लंबाई के साथ लिपट गई, उसकी स्टार गॉड ऊर्जा को बाधित करते हुए उसकी गति को सीमित कर दिया। तलवार के अधिकतर वार उस झंझट भरी घास ने रोक लिए, जबकि बाकी हमलों को उसके ड्रैगन क्लॉ ने संभाल लिया। इन रक्षात्मक उपायों के सहारे वो मुश्किल से ये शिंगलान के आक्रमण को झेल पा रहा था। स्वाभाविक रूप से ये सब गोल्ड लाइट की बदौलत था, जिसकी वजह से उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास विस्फोटक स्टार गॉड ऊर्जा को दबा पा रही थी। उसने बाइंड को सक्रिय किया, खास तौर पर तलवार को जकड़े ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए, और अपनी स्पिरिट सोल की मदद से आगे बढ़ा। तभी तारों की रोशनी का एक गोला उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास पर आ गिरा, जिससे उसकी सोल स्किल बाधित हो गई। ये शिंगलान की आकृति झिलमिलाई, वो उसकी सुनहरी ब्लू सिल्वर ग्रास को चकमा देकर सीधे उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपनी स्टार गॉड स्वॉर्ड से वार किया। एक साथ 10 प्रहार प्रकट हो गए। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो, ये शिंगलान गर्जी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अपनी क्षमताओं के बावजूद उसे मात्र एक सोल रिंग वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इतनी कठिनाई होगी। भले ही उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था, लेकिन वो साधारण नहीं था, वेरिएंट। सबसे भयावह उसका सुनहरा ड्रैगन क्लॉ था। उसे उसके पंजे से सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा था और वो अपनी तलवार छोड़ने का साहस नहीं कर रही थी। उसे भीतर से एहसास था कि अगर उसने उसकी तलवार पकड़ ली तो ये मुकाबला वहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि उसकी स्टार गॉड स्वॉर्ड शक्तिशाली थी, लेकिन एक बार हाथ से छूटते ही वो उसकी स्पिरिट सोल से सशक्त ब्लू सिल्वर ग्रास के सामने बेबस हो जाती। फिलहाल वो देखना चाहती थी कि तांग वुलिन उसके इस आक्रमण से कैसे निपटता है। वास्तव में तांग वुलिन के लिए उसके सभी हमलों को रोकना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। भले ही वो आने वाले हर तलवार प्रहार को भांप लेता, उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी थी। मैं क्या करूं? इस संकट के क्षण में उसने एक साहसिक निर्णय लिया। आने वाले तारों की परवाह किए बिना तांग वुलिन सीधे उसकी ओर दौड़ा। उसका सुनहरा ड्रैगन क्लॉ अग्रिम पंक्ति में था। उसने अपने पंजे को बेतहाशा घुमाया, 2 उद्देश्यों के लिए, अपने शरीर की रक्षा करना और ये शिंगलान को पकड़ना। परस्पर विनाश। तांग वुलिन को अपने पंजे की विध्वंसकारी शक्ति पर भरोसा था। वो ये भी जानता था कि उसका शरीर कुछ क्षणों के लिए प्रहार सह सकता है। अपने शरीर के ढहने के उस पल में वो पूरी उन्मादित शक्ति से उस पर वार करेगा। उल्काओं जैसी रोशनियां तांग वुलिन के सुनहरे ड्रैगन क्लॉ में धंस गई, उसे रक्त रंजित आभा में लपेटते हुए। स्टार गॉड ऊर्जा फूटने ही वाली थी, लेकिन वो पहले ही उसके सामने पहुंच गया था। उसकी आंखों में झटका चमका। उसने अपनी तलवार आगे झोंकी और दोनों सोल रिंग सक्रिय कर दी। तारों का एक विशाल समूह उतरा और उसके शरीर को एक तारकीय किले की तरह ढक लिया। बहुरंगी प्रकाश फटा जब सुनहरे पंजे और तारों की ढाल की टक्कर हुई। फिर भी तारों की ढाल क्षणिक सिद्ध हुई। तांग वुलिन ने अपने पंजे उसमें गड़ा दिए और तारों की रोशनी को चीर कर बिखेर दिया। आखिरी कुछ चालों ने दिखा दिया कि ये शिंगलान को श्रेक की छात्रा क्या बनाता है। वो पीछे की ओर झुकी, पंजे से बस 1 इंच से बचते हुए, और साथ ही तांग वुलिन की दाहिनी बगल की ओर तलवार से वार किया। तांग वुलिन ने अपना हाथ खींचकर तलवार की दिशा को मोड़ दिया। आखिरकार ये शिंगलान की रक्षात्मक चालें समाप्त हुईं। उसके पंजे ने अविश्वसनीय शक्ति से उसकी तलवार को जकड़ लिया और धातु के टकराने की क्लैंग की आवाज गूंजी। तलवार के माध्यम से एक अचानक उठी शक्ति की लहर ने उसे लगभग तलवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धमाका। तांग वुलिन से प्रकाश फूट पड़ा। एक धीमी कराह के साथ उसका सुनहरा ड्रैगन क्लॉ गायब हो गया और विस्फोट ने उसे हवा में उछाल दिया। रुको! रेफरी चिल्लाया। वो उड़कर तांग वुलिन के पास पहुंचा। एक हाथ से उसे थामते हुए दूसरे हाथ से उसने श्वेत उपचार प्रकाश का उपयोग किया, जिससे और रक्तस्राव रुक गया। ये शिंगलान जमीन पर बैठ गई, निराशा से तांग वुलिन को घूरते हुए। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी हमउम्र के खिलाफ इतनी कठिन जीत हासिल नहीं की थी। वो लड़का इतनी दृढ़ता से कैसे लड़ सकता है, और उसका ड्रैगन क्लॉ कितना शक्तिशाली है। मेरी सोल स्किल को वो कैसे रोक सका? मुझे और तैयार रहना चाहिए था, तब मैं ऐसी स्थिति में न पड़ती। क्या वो ठीक है?
तांग वुलिन की हालत गंभीर थी। उसका शरीर खून से सना था, चेहरा पीला और आंखें बंद। उसकी चेतना कब की लुप्त हो चुकी थी। अंतिम टकराव के दौरान तांग वुलिन केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे टिका हुआ था। जब वो स्टार गॉड ऊर्जा को और सहन न कर सका और उसके शरीर के भीतर सोल पावर ढह गई तो वो क्षति से अक्षम हो गया। वो अपने सुनहरे ड्रैगन क्लॉ को भी बनाए नहीं रख सका। फिर भी अगर वो बस 1 सेकंड और टिका रहता तो शायद मुकाबले का परिणाम अलग होता। वू झांगकोंग तेजी से मंच पर चढ़े। उन्होंने रेफरी से तांग वुलिन को लिया और घावों पर ठंडी धुंध छोड़ी। ये शिंगलान की ओर एक नज़र भी डाले बिना वो तांग वुलिन को अपनी बाहों में उठाकर मंच से उतर गए। गु युए और शिएशिए अपने शिक्षक की ओर दौड़े। अपने खून से लथपथ साथी को देखकर गु युए से प्रबल हत्याभाव फूट पड़ा। एक ठंडी सिहरन ये शिंगलान की रीढ़ में दौड़ गई। जब वो जमीन से उठी, उसने अनायास गु युए की ओर देखा। दोनों लड़कियों की निगाहें हवा में टकराईं, जैसे चिंगारियां उड़ रही हों। वू झांगकोंग के हाथ बिजली की गति से चले। उन्होंने तांग वुलिन की जांच की। एक पल बाद उन्होंने कहा, वो ठीक है, ये केवल सतही घाव है, मैं उसे पहले वापस ले जा रहा हूँ। उन्होंने तांग वुलिन को उठाया और कुछ रहस्यमय कदमों के बाद उनका आकृति छाया की तरह गायब हो गया। व्यक्तिगत प्रतियोगिता का दूसरा दौर समाप्त हुआ। तांग वुलिन पराजित हुआ। वू झांगकोंग के जाने के बाद गु युए मंच की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में 6 अलग-अलग चमकें थीं और उसकी रक्त पिपासा उफान पर थी। यहाँ तक कि शिए, जो निस्संदेह उसकी ओर था, उसे फटने वाले ज्वालामुखी की तरह देख रहा था। मंच से उतरते ही ये शिंगलान ने अपनी ओर बढ़ती गु युए का इंतजार किया, जरा भी डरे बिना। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। गु युए की आवाज़ बर्फ से ठंडी थी। ये शिंगलान ने ठहाका लगाया। मैं व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही मैच खेलूंगी। अगर मुझे चुनौती देनी है तो टीम प्रतियोगिता में देना। ये शब्द थूककर वो चली गई। गु युएंग्स के पीछे जाने ही वाली थी कि शिए ने उसका हाथ पकड़ लिया। आवेश में मत आओ गु युए, वो श्रेक से है। गु युए ने गर्दन घुमाकर शिए को घूरा, जिससे वो घबरा गया। तो क्या हुआ अगर वो श्रेक से है? शिए ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। झेंपते हुए बोला, मेरा मतलब यह है कि जब तक हम उन्हें निष्पक्ष मुकाबले में नहीं हराते तब तक कुछ मायने नहीं रखता। वैसे भी वुलिन जीत से बस 1 इंच दूर था, तो अब तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि श्रेक कितना मजबूत है। गु युए की रक्त पिपासा धीरे धीरे शांत हुई। उसके चारों ओर की घनी हत्याभाव कम होने लगी। वो फुफारते हुए वहां से चली गई। अरे क्या तुम्हारा अपना मैच नहीं है? शिए ने पुकारा। मैं त्याग कर रही हूँ, मैं वुलिन को देखने जा रही हूँ। इतना कहकर वो दौड़ पड़ी। ठीक है, तुम जाओ। शिए के पास कोई चारा नहीं रहा। तांग वुलिन एक ठंडी अनुभूति के साथ जागा। आंखें खोलते ही उसने वू झांगकोंग का वही हिंसा भावहीन चेहरा देखा। टीचर वू, उसने धीमे से कहा। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीर देने वाला दर्द उसे रोक गया। वू झांगकोंग ने उसकी ओर देखा। जाग गए? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तांग वुलिन ने कहा। लेकिन मेरा मैच? वू झांगकोंग बोले। उसके बारे में सोचो भी मत, पहले ठीक हो जाओ। आज तुमने अच्छा किया। उस मुकाबले में तुम्हारे पास जीतने का मौका था, लेकिन इस समय तुम्हारी कमी युद्ध कौशल की है। जब तुम बेहतर हो जाओगे, मैं तुम्हें तांग संघ की एक और गुप्त कला सिखाऊंगा। तांग वुलिन उलझन में पड़ गया। लेकिन क्या मुझे अभी सिर्फ 2 ही सीखने की अनुमति है? मैंने अब तक मध्यम स्तर की परीक्षा ही पास की है। वू झांगकोंग ने कहा। 3रे दर्जे का पेशेवर एक अतिरिक्त गुप्त कला सीख सकता है। पिछली बार मैंने तुम्हें 3री नहीं सिखाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि तुम जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लोगे। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त एक और कला चुनूंगा। फिलहाल बस आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। वुलिन, तुम जाग गए? गु युए उसके पास पानी का कप लेकर आई। उसने सुविधा के लिए उसमें स्ट्रॉ लगा दिया। धीरे धीरे पीना, कहीं गला ना अटक जाए। उसकी आंखों में चिंता देखकर तांग वुलिन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने स्ट्रॉ से थोड़ा पानी पिया। धन्यवाद। अभी कितने बजे हैं? गु युए ने उत्तर दिया। अभी दोपहर हो गई है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। तांग वुलिन ने कहा। नहीं, ठीक है, दोपहर के मुकाबले को मत भूलना। भले ही मैं लड़ ना सकूं, लेकिन तुम लोग तो कर सकते हो। मेरे लिए पूरी कोशिश करना। मैं व्यक्तिगत प्रतियोगिता से पहले ही बाहर हो चुका हूं। अब मेरे लिए सिर्फ टीम प्रतियोगिता ही बची है। गु युए स्तब्ध रह गई। तुम फिर भी मुकाबला करना चाहते हो? बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, ये तो बस बाहरी जख्म है। कल तक मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। थोड़ी देर पहले जब उसने शरीर हिलाने की कोशिश की थी तो पहले तेज दर्द की लहरें उठी, फिर एक अजीब सी सुन्नता आई जो धीरे धीरे खुजली में बदल गई। मगर ये एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि वो बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। वू झांगकोंग की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने भी इसे महसूस किया? हाँ,
तांग वुलिन ने उलझा हुआ चेहरा बनाया। वू जैंगकोंग बोले, जब मैं तुम्हारे जख्म बंद कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारी शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता असामान्य रूप से तेज है। कटे हुए मांसपेशियां खुद ब खुद जुड़ने के लिए मचल रही थी और बाकी जख्म भी भर रहे थे। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ये शायद तुम्हारी रक्तवंश परंपरा से जुड़ा हो। क्या तुम्हें शरीर में कहीं अजीब सा महसूस हो रहा है? तांग बोलिन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। भूख के अलावा मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। वू जैंगकोंग ने सिर हिलाया। लगता है तुम जो इतना खाना खाते हो वो बेकार नहीं गया। गू युए, क्या तुम इसके लिए कुछ उच्च प्रोटीन वाला खाना ला सकती हो? ठीक है। तांग बुलिन की तेज रिकवरी से खुश होकर गू युए तुरंत दौड़ पड़ी। आज की लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वू जैंगकोंग ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद तांग बुलिन बोला, वो सच में बहुत ताकतवर है। उसकी मार्शल आत्मा शक्तिशाली है और उसका नियंत्रण भी शानदार है। मैं मार्शल आत्मा नियंत्रण में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ना होता तो शायद मैं टिक भी ना पाता। वू जैंगकोंग ने स्वीकृति में एक और इशारा किया। बिल्कुल सही। अगर उसने तुम्हें कम नहीं आंका होता तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होता। तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर वो तुम्हारे खिलाफ पहले से तैयार होती तो वो आसानी से समय खींच सकती थी, जब तक तुम्हारी सोल पावर खत्म ना हो जाए। उसके बाद तुम्हारी मार्शल आत्मा की सुरक्षा और गोल्डन ड्रैगन की ताकत दोनों समाप्त हो जाती और हार तय थी। सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी जीत चाहती थी, तुम्हारे पास जीत की संभावना बनी रही। तुमने अच्छा किया, लेकिन अनुभूति और नियंत्रण को सही से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पर्याप्त शक्ति आधार चाहिए। जी। तांग बुलिन समझ गया कि वू जैंगकोंग क्या कहना चाहते हैं। वो अब भी बहुत कमजोर था। उसके पास सिर्फ बाइंड नामक एक ही सोल स्किल थी। हालांकि ब्लू सिल्वर ग्रास पर उसका नियंत्रण बढ़ा था, लेकिन महारत तक नहीं पहुंचा था। तांग संगठन की पर्पल डेमन आइज भी अपवाद नहीं थी। उसकी शक्ति पूर्ण नहीं थी। आखिरकार वो तकनीक आज ही रोकी गई थी। उसे अपनी युद्ध कौशल की सूची बढ़ानी होगी और समग्र युद्ध क्षमता को बेहतर करना होगा। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद पहली बार तांग बुलिन को अपनी ही रिकवरी गति पर हैरानी हुई। इस बार उसे ये शिंगलान के हाथों काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि उसकी स्टार गॉड ऊर्जा शरीर के भीतर नहीं घुसी थी, लेकिन त्वचा पर फट गई थी। यही उसे खून से लथपथ करने के लिए काफी था। हैरानी की बात यह थी कि जागने के 2 घंटे बाद ही वो उठकर बैठ सका। उसके जख्म अजीब सी पैचबंद परतों की तरह जम गए थे। रात होने तक तांग बुलिन खुद चलने फिरने लगा और खाने के लिए बाहर गया। हालांकि उसके शरीर पर ढेरों जख्म थे, ज्यादातर हाथ पैर जैसे गैर महत्वपूर्ण हिस्सों पर, लेकिन उसकी तेज भरपाई ने उसके साथियों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई राक्षस हो। टीम इवेंट के दूसरे दौर में तांग बुलिन की अनुपस्थिति में भी गू युए की आक्रामक हमले की वजह से उनकी टीम जीत गई। उनके कमजोर प्रतिद्वंदी उसके सामने टिक नहीं पाए। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उनकी टीम से सिर्फ शेष ये ने हिस्सा लिया। तांग बुलिन के लिए अब केवल ब्लैकस्मिथ और टीम प्रतियोगिता ही बची थी। तेज रिकवरी के बावजूद फॉर्जिंग में बेहद ज्यादा ऊर्जा लगती थी, इसलिए सेन यूएसए विचार विमर्श के बाद उसने ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता के अंतिम दौर को छोड़ने का फैसला किया। फिर भी उसने दूसरी श्रेणी का 1000 परिष्कृत मेटल तैयार किया था, इसलिए शीर्ष 2 में उसका स्थान तय था। आखिरकार प्रतियोगिता का मूल्यांकन कुल अंकों पर आधारित था, जिसमें परिष्करण की गुणवत्ता का बड़ा योगदान था। कहीं तुमने जानबूझकर चोट तो नहीं लगवाई ताकि मुझे चैंपियन बना सको? म्यूशी को तांग बुलिन के घायल होने की खबर मिली और वो तुरंत दौड़ी आई। जैसे ही उसने तांग बुलिन को देखा, उसकी सारी चिंता दूर हो गई। ये आदमी तो बिस्तर पर पड़े पड़े भी खाना ठूंस रहा है। उसकी रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। लगता है उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, तांग बुलिन ने सुअर का कंधा चबाते हुए कहा। अच्छा है कि तुम ठीक हो, आगे से सावधान रहना। और हाँ, तुम खुश हो सकते हो छोटे लालची, मैंने चैंपियनशिप जीत ली है और इनाम की राशि तुम्हारी है। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ बहन। सच कहूँ तो इस बार मैं सच में हार गया क्योंकि मैं बहुत घायल था। आप सच में बहुत अच्छी हैं। म्यूशी हंस पड़ी। बस इतनी चापलूसी मत करो, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें पैसे से कितना प्यार है। वैसे क्या तुम्हें और कुछ खाना है? मैं ला दूंगी। ज्यादा खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। तांग बुलिन ने बिना कुछ कहे सुअर का कंधा नीचे रख दिया। ये तीसरी बार था जब म्यूशी के आने से पहले गू युए, शिए शे और शू शियाओ यान कह चुके थे। उसके बाद सेन युए आए और उन्होंने भी यही कहा। अब म्यूशी की बारी थी। जो भी मुझसे मिलने आता है मुझे भुक्कड़ क्यों समझता है? भले ही मैं सच में ऐसा हूँ, मगर थोड़ा लिहाज तो कर सकते हैं। म्यूशी ने तांग बुलिन का शर्म से लाल होता चेहरा देखा और खिलखिला उठी। आज तुम किससे हारे कि ऐसी हालत हो गई? तांग बुलिन ने कहा। एक तलवार वाली लड़की से।
उसने ये नहीं बताया कि वो श्रेक से थी, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। दरअसल वो सिर्फ एक गर्वीली लड़की थी। सच में तो आज के मुकाबले में वो अहम हिस्सों पर वार करने से बच रही थी। अगर ऐसा ना होता तो तांग बुलिन इतनी अच्छी हालत में नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक हुई। म्यूशी ने हल्का सा दरवाजा खोला। बाहर छोटा सा मोटा लड़का शू लिजी खड़ा था। म्यूशी को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गया। नमस्ते, मैं तांग बुलिन से मिलने आया हूँ। अंदर आओ। म्यूशी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। शू लिजी की नाक फड़फड़ाई, उसका गोल मटोल चेहरा सिकुड़कर आंखें बन गया। सुअर का कंधा, तुम्हारे पास सुअर का कंधा है। वो अंदर आ गया, मेज पर सजी चीजों को देखकर लार निगलते हुए। लिजी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खाओगे? तांग वुलिन उसके आने से चौंक गया। शू लिजी ने सिर झुका लिया। माफ करना वुलिन, ये सब मेरी गलती है। उस दिन मैं पैसे भूल गया था और तुम लोगों को खिला नहीं पाया। शिंगलान असल में बहुत अच्छी इंसान है, वो अक्सर मेरा ख्याल रखती है। कृपया उससे नाराज मत होना। तांग बुलिन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वो तो एक मुकाबला था, चोट लगना स्वाभाविक है। मैं उससे नाराज क्यों होऊंगा? देखो, क्या मैं अब ठीक नहीं लग रहा? टीम प्रतियोगिता में हम फिर आमने सामने आ सकते हैं। तब मेरे साथ मेरी टीम होगी, शायद हम तुमसे जीत छीन ले। वैसे भी मैं अपनी टीम का सबसे ताकतवर नहीं हूँ। शू लिजी का चेहरा सन्न रह गया, आंखें फैल गई। तुम ठीक हो? बड़ी बहन शिंगलान की स्टार गॉड ऊर्जा इतनी खतरनाक है और तुम अब बैठ भी पा रहे हो। वो अंदर आते ही खाने के आकर्षण में खो गया था। अब जाकर उसे तांग बुलिन की स्वस्थ हालत दिखी। खुशी खुशी खाए जा रहा है। क्या उसे अब भी गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए था? तांग बुलिन ने कहा, मैं बहुत खाता हूँ, इसलिए मेरी चमड़ी आम लोगों से थोड़ी ज्यादा मोटी और मजबूत है। बगल में खड़ी म्यूशी ने समझदारी से सिर हिलाया। उसकी ये हरकत तांग बुलिन की नजर से नहीं बची। वरिष्ठ बहन, अगर आपको और कोई काम नहीं है तो आप जाकर आराम कर सकती हैं। शी ने ठंडा सा हुंकार भरा। क्या तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो अकड़ मुंह के साथ उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। वो सच में इस सीनियर शिष्या बहन के सामने वो पूरी तरह बेबस था। इसी बीच शू लिजी शार्क की तरह टैंग वुलिन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उसके शरीर का मुआयना करते हुए। तू सच में एक अजीब जीव है। यकीन नहीं होता कि तू पहले से ही ठीक हो गया है। कमाल है। थोड़ी झुंझलाहट के साथ टैंग वुलिन ने कहा, तुम लोग यहाँ सिर्फ मेरे घाव देखने तो नहीं आए हो ना? आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम्हारी लार तो अब फर्श पर टपकने ही वाली है। सच में? शू लिजी ने आवाज धीमी कर ली। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? टैंग वुलिन हंस पड़ा। एक साथी पेटू मिलना आसान थोड़ी होता है। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ऊपर से तुमने खुद कहा था कि अगर मैं तुमसे ज्यादा खा सका तो तुम मुझे बड़ा भाई बुलाओगे। भला कौन सा बड़ा भाई अपने छोटे भाई से नाराज होता है? ये शब्द सुनते ही शू लिजी ने राहत की गहरी सांस ली और उसके चेहरे की चिंता खिलती हुई मुस्कान में बदल गई। हाँ, सही कहा। जब बड़े भाई के साथ अच्छा खाना मिल रहा हो तो मुझे जरा भी शिष्टाचार निभाने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने एक सुअर का पैर पकड़ा और चबाने लगा। मूशी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। पेटू लोग सच में एक दूसरे को समझते हैं। अरे हाँ बॉस, मैं एक दूसरे काम से भी आया था। ये लो, तुम्हारे लिए खाने की एक अच्छी चीज है। शू लिजी ने हाथ उठाया, हथेली में आत्मा शक्ति इकट्ठा की और उसके नीचे 2 चमकदार आत्मा वलय प्रकट हो गए। मेरे पास एक मांस का बन है। ये मंत्र बुदबुदाते ही रोशनी सिमटकर उसकी हथेली में एक बन बन गई और उसका पहला आत्मा वलय तारों की तरह चमक उठा। टैंग वुलिन और मूशी दोनों की आंखें फैटी को देखकर फैल गईं। तुम फूड टाइप सोल मास्टर हो? दोनों ने एक साथ कहा। असल में सोल मास्टर्स 2 श्रेणियों में बटे होते थे, युद्ध प्रकार और उपकरण प्रकार। फूड टाइप सोल मास्टर उपकरण प्रकार के भीतर भी बेहद दुर्लभ होते थे। और ये तथ्य कि वो न सिर्फ फूड टाइप सोल मास्टर था बल्कि 10 साल की उम्र में उसके पास 2 आत्मा वलय भी थे, इसने दोनों के दिलों को झकझोर दिया। ये सर्वविदित था कि फूड टाइप सोल मास्टर्स के लिए साधना करना सबसे कठिन होता है। ये बन ही उस लड़के की मार्शल सोल होनी चाहिए। टैंग वुलिन को प्रदर्शनी प्रतियोगिता की शुरुआत में शू लिजी द्वारा फेंकी गई चमकदार सफ़ेद चीज़ें याद आईं। अब उसे समझ आया, वो साधारण स्टीम्ड बन नहीं बल्कि भरे हुए बन थे, मांस से भरे हुए बन। ये सच में? बन लेते ही उसने एक कौर काटा। भाप का गुबार बाहर निकला। खुशबूदार होने के साथ साथ उसमें मांस और बाढ़े शोरबे की भरमार थी। कुछ ही कौर में पूरा बन खत्म करते ही उसके शरीर में गर्माहट फैल गई, आत्मा शक्ति हरकत में आई और उसकी रिकवरी की गति बढ़ गई। शू लिजी के चेहरे पर गर्व झलक उठा। मेरी पहली आत्मा कौशल है रिकवरी पोर्क बन। इसे खाने से तुम्हारी शारीरिक शक्ति और आत्मा शक्ति दोनों बहाल होती है। लड़ाई के बीच में भी बहुत काम आता है। इसमें शरीर को मजबूत करने का असर भी है। तुम्हारी रिकवरी में मदद करेगा। और खाना चाहोगे?
जरूर। आखिरकार टैंग वुलिन ने 10 से ज्यादा स्वादिष्ट मांस के बन खा लिए। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी भरपारी की रफ्तार काफी बढ़ गई है और उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह लौट आई है। इसके विपरीत शू लिजी बस थोड़ा सा थका हुआ दिखा। ये तो चमत्कारी मार्शल सोल है, टैंग वुलिन चिल्ला उठा। शू लिजी ने सीना तान लिया। बिल्कुल, मैं 100 साल में एक बार मिलने वाला जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति वाला फूड टाइप सोल मास्टर हूँ। इनर कोर्ट में मेरी सीट तो पक्की है। जब मेरी प्रतिभा की जांच हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ी बहन शिंगलान से भी ज्यादा है। दोनों छोटे पेटू खाने के ढेर पर टूट पड़े। उन्हें इतनी खुशी से खाते देखकर मुंह शी को भी शू लिजी के बन चखने की ललच आ गई। एक बार चखते ही उसे उनकी अद्भुत खासियत समझ आ गई। टैंग वुलिन ने मन ही मनाह भरी, अगर शू लिजी हमेशा मेरे पास रह सके तो मुझे कभी खाने की चिंता ही न करनी पड़े। कितना बढ़िया होगा। शू लिजी के पोर्क बन की क्षमता बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी। अगली सुबह साधना शुरू करते तक टैंग वुलिन पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी पपड़ियां झड़ गई थी और नीचे से कोमल त्वचा झलक रही थी। तुम मेरी कल्पना से भी तेजी से ठीक हो गए हो। वू झांगकोंग टैंग वुलिन के पास खड़े थे। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर पर्पल डीमन आइज की साधना कर रहे थे। टैंग संघ के ही शिष्य होने के नाते शिए ने भी 2 गुप्त कलाएं चुनी थी, लेकिन पर्पल डीमन आइज नहीं। उसने मिस्टीरियस हेवन मेथड और घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक चुना था। वू झांगकोंग ने पूछा, क्या तुम अब भी ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो? टैंग वुलिन ने सिर हिला दिया। दूसरे स्थान के पक्के हो जाने के बाद उसके जाने का कोई मतलब नहीं था। सीनियर शिष्या बहन को ही पहला स्थान दे देना ठीक था। अच्छा है, चलो कमरे में लौटते हैं। मैं तुम्हें टैंग संघ की एक और गुप्त कला सिखाऊंगा। टैंग वुलिन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई, बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक और टैंग संघ कला सीखने वाला हूँ, पता नहीं कौन सी होगी। मिस्टीरियस हेवन मेथड उसकी साधना की गति बढ़ाने के साथ साथ उसकी आत्मा शक्ति को संपीड़ित करता था, जिससे युद्ध में उसकी सहन शक्ति बढ़ती थी। वहीं पर्पल डीमन आइज ने उसके नियंत्रण को मजबूत किया और एक अतिरिक्त आक्रमण का साधन दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये आध्यात्मिक शक्ति की साधना विधि थी। इसके बिना वो अपनी स्पिरिट सोल को विकसित ही नहीं कर पाता। तो तीसरी टैंग संघ कला आखिर क्या होगी? उसे भरोसा था कि वू झांगकोंग उसके लिए गलत चयन नहीं करेंगे। कमरे में लौटते ही वू झांगकोंग ने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और एक सोल लैंप जला दिया। तुम अपने मार्शल सोल की जन्मजात कमजोरी से वाकिफ हो। भले ही तुमने इसे 1000 वर्षीय स्तर तक उन्नत कर लिया हो, इससे इसकी मूल खामियां दूर नहीं होती। ये कभी भी प्रथम श्रेणी के मार्शल सोल से तुलना नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी असली बढ़त तुम्हारे परिवर्तित शरीर में है। तुम्हारा शरीर सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि कई गुना, खासकर तब जब तुम्हारा रक्तवंश जागृत होता है और सुनहरे तराजू प्रकट होते हैं। इसलिए अभी सबसे जरूरी है अपने मार्शल सोल पर नियंत्रण बढ़ाना। भविष्य में जब तुम आत्मा कौशल चुनो तो उसी दिशा में विकास करना और अपने शरीर को मुख्य आक्रमण साधन बनाए रखना। मुझे नहीं पता तुम्हारा शरीर आगे और कितना बदलेगा, इसलिए फिलहाल हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। इस समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त टैंग संघ कला है कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन, ये 4 शब्द टैंग वुलिन के दिल में गहराई तक उतर गए। भीतर एक अनकहा एहसास जगा गया। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। टैंग संघ के नियमों के अनुसार हर नया सदस्य एक कला चुन सकता है। मध्य स्तरीय परीक्षा पास करने पर दूसरी कला चुनने का अधिकार मिलता है। किसी पेशे में तीसरे दर्जे तक पहुंचने पर तीसरी कला सीखी जा सकती है। जो उच्च स्तरीय परीक्षा पास करके संघ में शामिल होते हैं, उन्हें भी 3 कलाएं चुनने का विशेषाधिकार मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, मुफ्त में तुम अधिकतम 3 ही टैंग संघ कलाएं सीख सकते हो। टैंग वुलिन की आंखें मछली जैसी फैल गई। तो क्या अगर मैं भविष्य में और टैंग संघ कलाएं सीखना चाहूं तो क्या करूं? वू झांगकोंग बोले, तुम्हें संघ में योगदान अंकों के बदले उन्हें लेना होगा। आखिर टैंग संघ खाली हवा पर तो नहीं चल सकता। संघ को भी आगे बढ़ना है। जब हम ईस्ट सी शहर लौटेंगे तो तुम वहां की शाखा देख सकते हो। तुम्हारे मौजूदा पेशे के दर्जे के साथ तुम कुछ संघ मिशनों के योग्य हो जाओगे। वहीं तुम सीखोगे कि अतिरिक्त टैंग संघ कलाओं के अधिकार कैसे कमाए जाते हैं। इसके अलावा तुम अन्य संघ सदस्यों से अंकों का लेन देन भी कर सकते हो। ठीक है। उत्साह टैंग वुलिन के भीतर आतिशबाजी की तरह फूट पड़ा। उसके लिए संघ में योगदान देना कोई बोझ नहीं था। ऊपर से उसे मिली शिक्षाओं का ऋण भी चुकाना था। ऐसा करके वो टैंग संघ से और भी अधिक प्राप्त करेगा।
आमतौर पर लोग टैंग संघ में शामिल होते समय सबसे पहले मिस्टीरियस हेवन मेथड चुनते हैं, क्योंकि ये सभी टैंग संघ कलाओं की नींव है। इसी कारण मैंने तुम्हें और शिए दोनों को ये कला चुनने दी। तुमने दूसरी कला के रूप में पर्पल डीमन आइज चुनी, ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। तीसरी कला के रूप में कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन चुनने का उद्देश्य तुम्हारी फुर्ती बढ़ाना है। अगर तुम इसे कुशलता से इस्तेमाल कर सको तो ये आक्रमण और रक्षा दोनों में बेहद शक्तिशाली हो सकती है। ध्यान से देखो। ये कहते हुए वू झांगकोंग ने बगल में रखी एक मेज की ओर इशारा किया। किसी कोमल लहराती ऊर्जा के साथ वो मेज उनकी ओर खींचाई। अगले ही पल एक पेन स्टैंड उड़ता हुआ आया और हल्की सी आवाज के साथ उनके हाथ में आ गिरा। इसे कहते हैं कंट्रोलिंग क्रेन। उन्होंने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया तो पेन स्टैंड हवा में तेजी से उड़ गया, लेकिन हाथ से छूटने के बाद भी वो गिरा नहीं, बल्कि वू झांगकोंग की हरकतों से लहराने लगा। और इसे कहते हैं कैप्चरिंग ड्रैगन। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है कंट्रोलिंग क्रेन की तकनीक और दूसरी है कैप्चरिंग ड्रैगन की तकनीक। अभ्यास के दौरान अपनी आत्मा शक्ति के नियंत्रण पर ध्यान देना। अगर तुम इसमें निपुण हो गए तो ये मानो तुम्हारे पास एक और जोड़ी शक्तिशाली आत्मा कौशल है। अगर तुम्हारी महारत शिखर तक पहुंच गई तो ये कला एक पहाड़ तक को नियंत्रित कर सकती है। मिस्टीरियस हेवन मेथड ही इसकी नींव है। जितनी अधिक तुम्हारी आत्मा शक्ति होगी उतनी ही प्रबल ये कला बनेगी। वू झांगकोंग ने टैंग वुलन की ओर हथेली बढ़ाई। दोनों के बीच आकर्षण बल पैदा हुआ, जिससे टैंग वुलन लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा और मुंह के बल जमीन पर आ गिरा।